Hello बच्चों, let's start the question. The question is in 1959, Littlon and Bondi suggested that the expansion of the universe could be explained if matter carried a net charge. Suppose that the universe is made up of hydrogen atoms with a number density n which is maintained a constant. Let the charge on the proton be. Proton का charge is given is minus of 1 plus y e, where e is the electronic charge. फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ y की क्रिटिकल वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है सच दैट एक्सपांशन में स्टार्ट, जिससे एक्सपांशन क्या हो, स्टार्ट हो सके। तो देखिए हमें क्या करना है, हमने मान लिया कि हमारा जो यूनिवर्स है वो स्फेरिकल है जिसकी रेडियस क्या है, आर है। ठीक है, यूनिवर्स को हमने एज्यूम कर लिया है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो क्या है, स्फेरिकल इन शेप है, जिसकी जो रेडियस है वो हमारे पास कितनी है, रेडियस जो है वो आपके पास है कैपिटल आर। और ये किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो एक चार्ज पर जो प्रोटॉन है वो हमको दे रखा है, तो टोटल चार्ज जो हो जाएगा हाइड्रोजन एटम पर वो कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन का हो जाएगा ई पी। ठीक है, प्लस ई, तो और ई पी की वैल्यू हमको गिवन है। ठीक है, जो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है दैट इज द माइनस ऑफ 1 प्लस वाई ई प्लस ई है हमारे पास ये। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये टोटल जो चार्ज आएगा हमारे पास माइनस वाई ई के बराबर आता है। ठीक है, अब हमको पता है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन स्फेरिकल स्फीयर, हमारे पास कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो जब नंबर ऑफ एटम्स हम निकालेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन स्फेरिकल यूनिवर्स, तो वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, डेंसिटी एन दे रखी है तो एन को वॉल्यूम से इंटू करेंगे, वॉल्यूम कितना आ जाएगा यूनिवर्स का, 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है, इतना है, तो नेट चार्ज हमारे पास कितना हो जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम का चार्ज हमको पता है, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जो n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब है, जो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है उसको एक का चार्ज कितना था, माइनस वाई का, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब हमने कंसिडर कर लिया कि यूनिवर्स की जो बाउंड्रीज हैं वो एज अ गाउसियन सरफेस एक्ट कर रही हैं, तो हम यहाँ पर गाउस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। जब हम यहाँ पर गाउस लॉ अप्लाई करेंगे तो मैं ये लिख सकती हूँ बाय द गाउस लॉ, बाय द गाउस लॉ हमने क्या किया, उसकी बाउंड्रीज को एज्यूम कर लिया है गाउसियन सरफेस की तरह। तो गाउस लॉ के हिसाब से क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस जो होता है, वेयर ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी एस इज सरफेस एरिया, वो हमारा किसके इक्वल होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आता है। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर क्या करना है, केवल वैल्यू पुट करनी है, ds की वैल्यू पुट कर देते हैं, टोटल चार्ज की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, E इंटू एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, यूनिवर्स का एरिया, दैट इज इक्वल्स टू कितना आएगा, Q की वैल्यू रख देते हैं माइनस 4 पाई n r क्यूब वाई ई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं E की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो मेरा E जो आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस एन आर वाई ई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कटने वाली चीजें कट जाएंगी, 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो वैल्यू आएगी E की वो हमारे पास इतनी आ गई है। तो अब अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालूं या कूलाम फोर्स निकालूं जो एक हाइड्रोजन एटम पे कर रहा है काम, वो मेरे पास कितना हो जाएगा, एफ सी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो किसके बराबर होता है, क्यू ई के बराबर होता है। ठीक है, और क्यू की वैल्यू भी हमको पता है और ई की वैल्यू भी हमको पता है, तो ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, क्यू की वैल्यू रख दी मैंने माइनस वाई ई, और ई की वैल्यू मैंने अभी कैलकुलेट की है ये वाली, तो वो मैं पुट कर दूंगी माइनस एन आर वाई ई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी मेरे पास एफ सी की, फोर्स जो आएगा वो कितना आएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, ई का स्क्वायर हो जाएगा, एन आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अब ये आ रहा है पॉजिटिव में फोर्स, हमारे पास पॉजिटिव साइन हमें ये बता रहा है कि हमारा जो फोर्स है वो कैसा है, रिपल्सिव है। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, अब हमें पता है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है किसी भी यूनिवर्स की बाउंड्री पर, वो हम कैसे देते हैं, अगर मैं बात करूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, तो वो कैसे आएगा, वो हमारा आ जाएगा ग्रेविटेशनल सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल
पोटेंशियल एट बाउंड्री ऑफ यूनिवर्स, बाउंड्री ऑफ यूनिवर्स, वो हमारा किसके बराबर होगा, वो हमारा बराबर होगा gm अपॉन आर स्क्वायर के, जहां पर m जो हो जाएगा मास ऑफ यूनिवर्स है, और मास किससे मिलकर बना, हाइड्रोजन एटम से, तो बेसिकली मास किसका हो गया, ऑफ ऑल हाइड्रोजन एटम्स हो गया। तो अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स निकालूं किसी भी एटम पर लगने वाला, तो मेरा कितना हो जाएगा, एफ जी मान लिया मैंने इसको, ये मेरा ये जो मैंने निकाला था वो मेरा इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स था। अब मैं जो निकाल रही हूं वो मेरा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये मेरा किसके बराबर आ जाएगा, ये मेरा हो जाएगा, इसको मास से इंटू कर देती हूँ पोटेंशियल को, तो वही हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, दैट मीन्स gm अपॉन आर स्क्वायर इंटू एम एच, जहां पर ये क्या है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो अब हमें एक हाइड्रोजन एटम का जो मास है वो मास ऑफ अ प्रोटॉन के बराबर होगा, ठीक है, मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इक्वल्स टू मास ऑफ अ प्रोटॉन, मतलब mp के बराबर हो जाएगा। तो मास ऑफ यूनिवर्स अगर मैं निकालूं तो मास ऑफ यूनिवर्स कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इंटू mp, ठीक है, मास ऑफ यूनिवर्स जो आ जाएगा मेरे पास, जो कि कैपिटल एम है, वो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स यूनिवर्स में जितने हैं इनटू एक हाइड्रोजन एटम का मास प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, मतलब mp, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकाल चुके हैं n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, इसको हमने इंटू कर दिया mp से। तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर इस कैपिटल m की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, तो मेरे पास जो फोर्स आएगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा, g, m की वैल्यू पुट कर दी मैंने, n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब एम पी, ये एम एच जो है मेरा वो भी एम पी के बराबर है, ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम का मास, और ये एम पी ऑलरेडी था तो एम पी का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर। तो जब वैल्यू फाइनली जो आएगी, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मेरे पास बचेगा 4 पाई जी एन आर एम पी स्क्वायर अपॉन 3, ये मेरे पास आ गई है ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू। अब हमको ये पता है कि जब एफ सी की वैल्यू एफ जी से ज्यादा होगी तभी यूनिवर्स एक्सपांड करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, जब एफ सी की वैल्यू जो होगी वो ज्यादा होगी एफ जी से, तभी पॉसिबल है कि हमारा जो यूनिवर्स होगा वो एक्सपांड करना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, विल स्टार्ट एक्सपांड। तो जो क्रिटिकल वैल्यू होगी गामा की वो कब आएगी, जब दोनों फोर्सेस की वैल्यू जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, मतलब जब एफ सी जो होगा मेरा एफ जी के बराबर हो जाएगा तब मेरी क्रिटिकल वैल्यू आएगी। तो अब मैं एफ सी और एफ जी की वैल्यू को बराबर कर देती हूँ, एफ सी मेरे पास कितना आया था, वाई स्क्वायर ई स्क्वायर एन आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये किसके बराबर आया, 4 पाई आर एम पी स्क्वायर अपॉन 3। अब सिंपली आपको यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, तो वाई स्क्वायर मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी एम पी अपॉन ई का स्क्वायर। यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, सबकी वैल्यू पुट करने के बाद जो मेरा वाई स्क्वायर आता है, क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 1/4 पाई जो होता है वो k होता है, जिसकी वैल्यू 9 होती है। mp की वैल्यू हमको पता है, मास ऑफ प्रोटॉन 1.66 इंटू 10⁻27, e जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, e की वैल्यू हमको पता है 1.6 इंटू 10⁻19, मास ऑफ ये हमको पता है 1.66 इंटू 10⁻27, ठीक है, तो सबकी, और जी कैपिटल जी जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल 6.67 इंटू 10⁻11, और जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है उसकी वैल्यू भी हमको पता है 1/9 इंटू 10⁹, ठीक है। ये सारी वैल्यू जब हम पुट करके जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट इक्वल आएगा मेरा, ये ऑलमोस्ट इक्वल आती है वैल्यू पॉइंट, सॉरी इसको मैं ये आप खुद कैलकुलेट करके देखिएगा, सारी की सारी वैल्यूज पुट करके जब कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू आती है मेरे पास ये ऑलमोस्ट इक्वल आती है, ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0.741 इंटू 10⁻20 इंटू 10⁻−8 का स्क्वायर, ठीक है। तो जो y आता है मेरा दैट इज इक्वल टू द रूट ऑफ
74.1 इंटू 10⁻⁻38, मतलब जो y आया मेरा वो कितना आया है 8.6 इंटू 10⁻⁻19, मतलब ये आया 10⁻⁻18 पावर का, ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻18। तो जब क्रिटिकल वैल्यू ऑफ y जो होगी वो इस ऑर्डर की होगी, तब हमारा यूनिवर्स जो होगा एक्सपांड करना स्टार्ट कर देगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।